हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट में ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मैं आपको ये एचटेट, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए करा रही हूँ। अगर आप किसी और टीचिंग एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वेदर इट इज़ सीटेट, इट इज़ DSSS, इट इज़ आपका KVS NVS, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ क्लासेस मैं दे चुकी हूँ। एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एचटेट MCQs के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जुलाई 2025 के लिए। तो आपको पता है कि हमारा जो आने वाला एग्जाम है ये 26 और 27 जुलाई को हो रहा है। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। और अभी तक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, अर्ली चाइल्डहुड के, लेटर चाइल्डहुड के करा रही हूँ। अभी लेटर चाइल्डहुड के बाद हमारे और आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाई, जो लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है उसे आप कैसे समझते हैं, किससे मार्क करते हैं कि इसमें स्लो एंड स्टडी फिजिकल ग्रोथ होती है, कि बच्चों की जो ग्रोथ है इसमें स्लो होती है और एंड स्टडी और तेज़ी से होती है, यानी कि स्लो भी होती है और तेज़ी से होती है, कि इसको कहते हैं पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड। या फिर स्टेबिलिटी इन इमोशंस में स्थिरता आने लगती है, यानी कि जो लेटर चाइल्डहुड के बच्चे हैं, यानी कि 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें स्टेबिलिटी आने लगती है, इमोशंस को थोड़ा सा वो अपने मतलब स्थिर रखते हैं। एंगर अगेंस्ट इनजस्टिस, जो अन्याय होता है उसके अगेंस्ट उनको गुस्सा भी आने लगता है। तो सारे ही जो लेटर चाइल्डहुड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए आंसर हो गया नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एट द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड, जब लेटर चाइल्डहुड पीरियड का एंड हो जाता है, यानी कि जो एक तरीके से एडोलसेंस आने वाला होता है, उस पीरियड में जो चाइल्ड होता है फील्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू गर्ल्स, क्या लड़कियों से खुद को सुपीरियर समझने लगता है। बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली में वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जाता है, जैसे अपने बेसिक काम खुद करना। वॉन्ट्स टू बिकम हीरो, कोई हीरो बनना चाहता है। यहाँ ऑल ऑफ दीज क्या है, तो इसका भी जो आंसर है ये ऑल ऑफ दीज है। बिल्कुल तीनों ही काम लेटर चाइल्डहुड के बच्चे करना चाहते हैं। इसके बाद है द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज, 12 साल का जो बच्चा होता है सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है उसके लिए, 12 साल के बच्चे के लिए, यानी कि लेटर चाइल्डहुड की ही बात हो रही है। तो नेबरहुड है, फैमिली है, प्लेग्राउंड है या स्कूल है। बताइए क्या हो सकता है 12 साल के बच्चे के लिए उसका सोशल डेवलपमेंट, जिससे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो ये होता है प्लेग्राउंड। देखा है अपने इतने साल के बच्चे प्लेग्राउंड में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट करता है। देखिए अगर आपने लेटर चाइल्डहुड नहीं पढ़ा है या फिर ऐसे कोई स्टेज रह गई है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और ये तो मस्ट ही है करने आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके बाद है ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप लॉयल्टीज़ आर एट इट्स पीक एट द एज ऑफ, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं और ग्रुप लॉयल्टीज़ होती हैं वो किस एज में सबसे ज़्यादा पीक पर होती हैं, सबसे ज़्यादा ग्रुप बनने लगते हैं, दोस्त बनने लगते हैं, तो किस साल में होते हैं, ये होते हैं 10 से 12 साल की एज में, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में ही यहाँ पे बात की गई है। तो 12 साल तक चाइल्डहुड होता है, 12 साल के बाद आपको पता है टीन एज प्रारंभ हो जाती है। 13 में टीन आता है ना, इसलिए इसको टीन एज कहते हैं। 13, 14, 15 कहाँ तक आएगी, 19 तक टीन एज होती है, फिर उसके बाद युवा हो जाते हैं। इसके बाद है 60, अ टीचर शुड नॉट लेट अ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड एनी टाइम फ्री बिकॉज, एक 12 साल के बच्चे को ना एक टीचर कभी भी खाली फ्री टाइम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता फ्री टाइम, इससे क्या होगा, चाइल्ड इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़। इस उम्र के बच्चों को ना हमेशा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता है। तो टीचर उन्हें खाली ना रखे, चाहे उनको देखिए किसी इंटरेस्टिंग गेम्स के थ्रू, चाहे पार्क में, चाहे मतलब पार्क नहीं सॉरी प्लेग्राउंड में, चाहे कैसे भी इन्वॉल्व रखे, लेकिन टीचर को इन्वॉल्व रखना होता है। बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं यहाँ पर बच्चों को, तो क्योंकि ना 12 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्री नहीं रह सकते। देखा आजकल 11-12 साल के बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, तो उन्हें फ्री नहीं छोड़ सकते। तो नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपको एक 12 साल के बच्चे की मेंटलिटी नहीं पता होगी, जो कि आप टीजीटी के अगर यहाँ पे बनते हैं, तो आप 8 क्लास का बच्चा 7 क्लास 6 क्लास का ऐसे ही बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको उनकी मेंटलिटी पता होनी चाहिए, इसलिए ये CD पे आप पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सॉरी। इसके बाद है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू, एक टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, ये कहते हैं
इस कॉम्प्लेक्स को जब जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, जो गर्ल्स होती हैं, डॉटर, वो अपने फादर के करीब आने लगती है। जैसे जैसे गर्ल्स की उम्र बढ़ती है वो अपने फादर के थोड़े करीब आने लगती है। इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग। फ्रॉड के अकॉर्डिंग, फ्रॉड एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो सुपर ईगो के बारे में वो क्या कहते हैं कि सुपर ईगो अच्छे से डेवलप हो जाता है। कब डेवलप होता है सुपर ईगो? वो होता है लेटेंसी पीरियड में। कब होता है? लेटेंसी पीरियड में। इसके बारे में भी मैं आपको ये ईगो, सुपर ईगो, ये भी एक बड़ी क्लास में आपको बताऊंगी आगे इसके बारे में। इसके बाद है डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेबल सोशल इंटरेक्शन, दिस इज द ओपिनियन ऑफ। जो डेवलपमेंट है वो एक सोशल इंटरेक्शन की एक प्रोसेस है, मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं समाज में उससे डेवलपमेंट हो रही है। तो ये किसकी ओपिनियन है? जो समाज के बारे में बातें करते हैं, ये जो ओपिनियन है ये है यहाँ पे रॉबर्ट सीयर्स की। ये कौन बताते हैं इस वाली डेफिनेशन को एक तरीके से डेवलपमेंट की, कि सोशल इंटरेक्शन ही डेवलपमेंट होता है? रॉबर्ट सीयर्स। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सीयर्स स्टार्ट्स विद। जो सेकेंडरी बिहेवियर होता है बच्चे का, मतलब प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी बिहेवियर जो होता है चाइल्ड का, अगर रॉबर्ट सीयर्स जब उसके बारे में बात करते हैं तो क्या बताते हैं? सेकेंड बिहेवियर किस पे वर्क करता है? तो ये है इमिटेशन, यानी कि नकल करके। देखिए रॉबर्ट सीयर के बारे में 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी यही है कि सोशल इंटरेक्शन में जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो इमिटेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। सोशल सोसाइटी में जब वो देखते हैं कि इस तरीके से होता है, कोई पूजा पाठ वाली सोसाइटी है, कोई मंदिर मस्जिद जाने वाली सोसाइटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चा इमिटेशन करके सीखता है, सोशल डेवलपमेंट करता है, अपना डेवलपमेंट करता है सोसाइटी से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडोप्टेशन ऑफ पियाजे इज। पियाजे जो कहते हैं, पियाजे कहते हैं सेंसरी मोटर स्किल्स आ जाती हैं इस बच्चे में। सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस भी काम करने लग जाते हैं और वो अपने हाथ पैरों को, अपने जो सेंसेस होते हैं वो मतलब उनको मोटर यानी कि गति भी प्रदान करते हैं और उससे अपनी बातों को बताने लगते हैं। तो सेंसरी जो मोटर स्किल्स वाले बच्चे होते हैं वो 0 से 2 साल के होते हैं। ठीक है, इनको सेंसरी मोटर स्टेज बोला गया है, जो 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड अडॉप्ट्स द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज व्यूज इन द। जो चाइल्ड है एक, वो दूसरों के व्यू पॉइंट को यहाँ पे अडॉप्ट करने लगता है। किस बेसिस पे? जो उनके व्यूज़ आते हैं, उनके जो परिणाम निकलते हैं, ठीक है, दूसरों के व्यूज़ के परिणामों के अकॉर्डिंग वो करने लगता है। तो ये कोहलबर्ग की 3rd स्टेज के में इसमें बात की गई है। 3rd स्टेज है ना, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स और जो सोसाइटी इंट्रैक्शन की बात होती है, तो वहाँ पे दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर काम करने लगता है ना 3rd स्टेज में एक जो बच्चा होता है। तो ये 3rd स्टेज में यहाँ पे बात की गई है दूसरों के विचारों की। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द व्यू पॉइंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में नहीं बताता। डेवलपमेंट की जो कॉग्निटिव थ्योरी है, जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, दिमाग वाली जो थ्योरी है, उसके बारे में बात नहीं करता। कौन सा जो खत्म है कि मोरल वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाई कल्चर, कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ कल्चर से ही डिटरमाइन की जाती है। नहीं भाई, आपकी हेरिडिटी से होती है, एनवायरनमेंट से होती है, आपकी इंटरनल होती हैं, तो ये गलत है इसमें। और तो ये वाला व्यू पॉइंट नहीं है कॉग्निटिव यहाँ पे थ्योरीज का। तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस अबाउट ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं? जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं ना, क्या क्या हैं बताइए सेंस ऑर्गन्स? आपके आईज, आपके ईयर्स, आपकी टंग, आपकी स्किन, और क्या होता है बताइए? आई, ईयर्स, टंग, स्किन और नोज। ठीक है, तो ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। तो जब इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, उसको क्या कहते हैं? परसेप्ट, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट, इनमें से कुछ नहीं। तो इसको जो कहा जाता है वो होता है परसेप्ट, कहते हैं परसेप्शन। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन्स से ही बनते हैं जो परसेप्शन होते हैं। इसके बाद है द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन ए। देखिए परसेप्शन क्या होता है, सिंपली बताऊँ मैं एक लेमैन के टर्म में, एक आम इंसान के टर्म में। परसेप्शन होता है आपके अपनी जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी भी वस्तु, कोई भी चीज़ के प्रति आपका परसेप्शन कैसे बना है, कि कोई कैसा है कैसा नहीं, आपका परसेप्शन बना है जो आपने सेंस ऑर्गन से देखा है, फील किया है किसी के बारे में। तो परसेप्शन अपने आप
बताता है कि कोई भी कैसा है। इसके बाद है द कंसेप्ट बिल्डिंग इन ए पर्सन डिपेंड्स ऑन। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है किसी भी पर्सन में वो किस पे डिपेंड होती है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डिपेंड होती है द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन, कितनी एज है, कितना मैच्योर है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या है लर्नर की, तो सारे ही हो जाएंगे आंसर। आंसर है नंबर डी। आई होप समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट ऑन ए कॉन्सेप्ट इज पॉसिबल बिकॉज। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्रीमेंट पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है कि कॉन्सेप्ट आर सब्जेक्टिव, कि जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट से देखिए कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आर ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल, ये भी सही है, तो बी एंड सी बोथ आर द आंसर। अब मैंने यहाँ 15 क्वेश्चंस के करीब आपको करा दिए हैं, आई होप कि समझ आए होंगे। प्लेलिस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, HTET जुलाई 2025 के नाम से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आपको इसके CDP के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और ये कॉमन सब्जेक्ट की है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, CDP कॉमन सब्जेक्ट में 15 नंबर का पूछा जाता है, PCT, TCT एंड PRT में। आगे हम वही नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे जितने हमसे हो पाएंगे, और मेरा ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आसान शब्दों में बताना है, आसान शब्दों में आपके एग्जाम में हेल्प करनी है, बाकी मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सादा तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। तो आई होप समझ आ गया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।